हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हम लोग पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के कार्य या क्रियाविधि की बात कर रहे हैं, क्रियात्मक की बात कर रहे हैं। तो हमने पारितंत्र में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी देख लिया। पिछले लेक्चर में हमने ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो की भी बात कर ली। तो आज हम तीसरी प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, अपघटन, या जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डीकंपोजिशन। ठीक है, अगर आपको याद होगा पारितंत्र में हमको 4 क्रियाएं देखनी है। पारितंत्र में 4 क्रियाएं कौन कौन सी थी? पहली उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, तीसरी की अब हम बात कर रहे हैं अपघटन, और चौथा क्या होगा? पोषण पुनः चक्रण। तो अपघटन या डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो डीकंपोजिशन या अपघटन का मतलब है बच्चों, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, हां, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक खनिज में परिवर्तित करना, उसे क्या कहते हैं? अपघटन। तो अपघटन का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों? अपघटन का अर्थ है जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? अपघटन। ठीक है, तो आपके पास जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब विष्ठा, मल, ये पादपों की पत्तियां, टहनियां, ये मृत कार्बनिक पदार्थ जो है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ का मतलब है बेसिकली वो मृत कार्बनिक पदार्थ जो पादपों का है, जंतुओं का है। उस जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक रूप में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अपघटन कहलाएगा। अपघटन करेगा कौन? अपघटनकारी। करेंगे कौन? अपघटनकारी। कौन? सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक। तो करेंगे कौन? जिन्हें हम कहते हैं अपघटनकारी या डीकंपोजर्स। और ये अपघटनकारी या डीकंपोजर्स कौन से होते हैं? वायवीय, विषमपोषी जीवाणु एवं कवक, है ना भाई? तो अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव वायवीय होंगे, विषमपोषी, हां, वाहित मल के उपचार में बता रखा है वही तो जीवाणु और कवक होंगे वायवीय विषमपोषी, जो अपघटनकारी या डीकंपोजर्स के रूप में काम करेंगे। तो जो पादप के और जंतुओं के जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, उन मृत कार्बनिक पदार्थों को ये सरल अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करेंगे, जिसे हम अपघटन कहेंगे। मतलब यदि बच्चों सुनो, ये क्वेश्चन भी आ रखा है और आपको याद भी रखना है। यदि आप एक पारितंत्र से अपघटनकारी या डीकंपोजर्स को हटा दो, है ना, अगर आप एक पारितंत्र से अपघटनकारी या डीकंपोजर्स को हटा दो तो कौन सी प्रक्रिया पर फर्क पड़ेगा? उत्पादकता पर, ऊर्जा प्रवाह पर, या पोषण पुनः चक्रण पर? यह क्वेश्चन पूछ लेना कि अगर आप एक पारितंत्र से अपघटनकारी को हटा दो तो अपघटनकारी को हटा दो तो अपघटन तो नहीं होगा, बट ये सवाल तो बनाएंगे नहीं ना। यदि आप एक पारितंत्र से अपघटनकारी या डीकंपोजर्स को हटा दो तो क्या प्रभावित होगी? क्या रुक जाएगी? उत्पादकता रुक जाएगी, ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगी, या पोषण चक्रण रुक जाएगा? तो उत्पादकता तो रुकेगी नहीं, पादप अपना प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जंतु हम लोग पादपों से उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता करेंगे,
ऊर्जा प्रवाह रुकेगा नहीं, उपभोक्ता हैं वो उत्पादक से ऊर्जा प्रवाह भी फूड चेन के माध्यम से करते रहेंगे। क्या रुक जाएगा? पोषण चक्रण, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ या मृत कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक रूप बनेगा, इससे खनिज निकलेंगे और वो खनिज वापस मृदा में जाएंगे और पुनः पादपों को मिलेंगे। तो पादप से जंतु बना, मृत कार्बनिक पदार्थ से अपघटनकारियों ने खनिज बनाए, अकार्बनिक तत्व बनाए, जो मृदा से वापस पादपों ने ले लिए। तो ये लूप, ये चक्रण हो गया ना, पुनः चक्रण। तो अगर एक पारितंत्र से अपघटनकारियों को हटा दिया जाए तो क्या रुक जाएगा? पोषण चक्रण रुक जाएगा। तो नोट याद रखना है। क्या नोट है भाई? यदि पारितंत्र से अपघटनकारी को हटा दिया जाए तो क्या याद रखेंगे आप? यदि पारितंत्र से अपघटनकारी को हटा दिया जाए तो पोषण चक्रण रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई? पोषण चक्रण रुक जाएगा। कब? यदि अपघटनकारी को हटा दिया जाए। अब चलो ठीक है, अब हम अपघटन के पद पढ़ेंगे कि भाई अपघटन की पूरी प्रक्रिया होगी कैसे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अपघटन के लिए प्रारंभिक पदार्थ क्या है, अपघटन किस पर होगा, तो वो कार्बनिक पदार्थ पर होगा, मृत कार्बनिक पदार्थ यानी अपरद। मृत कार्बनिक पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेट्राइटस या अपरद। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया भाई? नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि अपघटन के लिए प्रारंभिक पदार्थ, अपघटन के लिए प्रारंभिक पदार्थ क्या हो जाता है? अपरद यानी डेट्राइटस यानी मृत कार्बनिक पदार्थ। तो अपघटन के लिए प्रारंभिक पदार्थ क्या हो गया? अपरद हो गया या डेट्राइटस यानी मृत कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, यहां से चालू होगा। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? अपघटन के पद की। अब अपघटन के पद में पहला पद आता है फ्रैगमेंटेशन, या जिसे हम कहेंगे खंडन, या एक्चुअली इसे कहते हैं विखंडन। अब क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये मैंने कहा यहां पर मृदा है, ठीक है, ये मृदा है मेरे पास, और ये मेरे पास यहां पर ये आपके पास मृत कार्बनिक पदार्थ यानी अपरद पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद है। मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद है, इसका मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद मतलब इसमें जंतुओं के विष्ठा या मल है, पादपों की मरी हुई पत्तियां और टहनियां हैं, ये अपरद है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? इसमें सबसे पहले यहां पर डेट्रिटिवोर काम करेंगे। केचुए का, हां केचुआ होता है अर्थवॉर्म, केचुआ या अर्थवॉर्म इस अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक है, क्या होगा भाई? इस अपरद के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और इस अपरद के छोटे छोटे टुकड़े करने को क्या कहेंगे? खंडन या फ्रैगमेंटेशन। खंडन या फ्रैगमेंटेशन का मतलब है डेट्रिटिवोर। डेट्रिटिवोर का मतलब केचुआ। डेट्रिटिवोर कौन होता है? अर्थवॉर्म या केचुआ
बड़े अपरद को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला पद तो क्या हुआ बच्चों? विखंडन या फ्रैगमेंटेशन। विखंडन या फ्रैगमेंटेशन में आपके पास एक बड़ा सा अपरद है, बड़े बड़े अपरद के हैं, तो सबसे पहले उस अपरद के छोटे टुकड़े किए, उस अपरद के छोटे छोटे टुकड़े किए, उस अपरद को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो छोटे टुकड़ों में तोड़ने को अपन क्या कहते हैं? विखंडन या फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ भाई? बड़े अपरद को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसे अपन ने कह दिया विखंडन या फ्रैगमेंटेशन। अब ये तो पहला पद हुआ। फिर दूसरे पद में दूसरा पद होता है जिसे कहते हैं लीचिंग या निक्षालन कहते हैं शायद हिंदी में इसको। ठीक है, तो दूसरा पद क्या आता है बच्चों? लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। अब क्या होगा? जब ये बड़े बड़े अपरद को छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ना बच्चों, तो इसमें हो सकता है कि पहले से थोड़े से अकार्बनिक तत्व हों। ठीक है, अगर पहले से ही थोड़े छोटे छोटे अकार्बनिक तत्व हैं, तो वो छोटे छोटे अकार्बनिक तत्व जल के माध्यम से नीचे की ओर चले जाएंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे, है ना। जब अपरद था, अपरद को टुकड़े में तोड़ दिया, टुकड़े में जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो हो सकता है कुछ छोटे छोटे अकार्बनिक तत्व होंगे जो इनके अंदर होंगे। वो छोटे छोटे कुछ अकार्बनिक तत्व जो हैं वो जल के साथ नीचे की ओर स्थानांतरित हो गए, नीचे की ओर जाकर अवक्षेपित हो गए। मतलब ये एक नुकसान हो गया, पादपों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो निक्षालन में क्या हो गया भाई? निक्षालन में छोटे जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर स्थानांतरित होकर, छोटे जल में घुलनशील या छोटे जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर स्थानांतरित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब अनुपलब्ध हैं। ये पोषण चक्रण का हिस्सा नहीं होंगे, ये वापस पादपों तक नहीं पहुंचेंगे, कुछ हानि या नुकसान होगा, उसे लीचिंग कह देंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अपघटन के पद की। दो पद पढ़े अपन ने। पहला तो एक बड़ा अपरद था, पहले एक बड़े अपरद को अपन छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, बड़े अपरद को अपन ने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसे अपन ने कह दिया फ्रैगमेंटेशन। और छोटे टुकड़ों में किसने तोड़ा? डेट्रिटिवोर या केचुए ने। फिर इनमें जो छोटे छोटे जल में घुलनशील अकार्बनिक तत्व थे वो नीचे की ओर गए, अवक्षेपित हो गए, उनका नुकसान, हानि हो गई, पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अब तीसरा पद, अब क्या बचा भाई? अब मेनली इस अपरद जो है, इस अपरद को जीवाणु और कवक इस पर काम करेंगे। जीवाणु और कवक की एंजाइम्स जो होंगी वो इस कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक खनिज में तोड़ेंगी, है ना। अब मुख्य रूप से अभी तो काम करेंगे, तो जीवाणु और कवक की जो एंजाइम्स हैं वो इस अपरद पर काम करके इसको अकार्बनिक रूप में तोड़ देगी या परिवर्तित करेगी। तो तीसरा पद क्या आ गया भाई? तीसरा पद है जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, या जिसे हम कहते हैं अपचय। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो गया भाई? में जीवाणु एवं कवक की एंजाइम्स
कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करती है ना। तो तीसरा पद क्या आ गया बच्चों, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हो गया भाई, जीवाणु और कवक है, अब यही तो अपघटनकारी काम करेंगे। और अपघटनकारी जो हैं जीवाणु और कवक, उनकी एंजाइम्स कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देगी। ये हो गया कैटाबॉलिज्म। फिर आखिरी में कौन सा पद आता है, आखिरी में आता है ह्यूमीकरण और खनिजीकरण। इसे हम कहते हैं खनिजीकरण। तो क्या हुआ भाई, ये आपके पास मृदा है। अब इसमें जो अपरद थे, अपरद छोटे छोटे अकार्बनिक रूप में टूट गए ना भाई। जो बड़ा अपरद था जिसमें कार्बनिक पदार्थ थे, वो कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे अकार्बनिक खनिज में टूट गए। अब क्या होगा, ये सारे खनिज, ये सारे अकार्बनिक तत्व मिलकर, हाँ, ये सारे खनिज अब मिलेंगे एक साथ, और एक साथ इकट्ठे होकर गहरे रंग का एमोर्फस पदार्थ क्या बनाएंगे, ह्यूमस, है ना। ये सारे जो अब अकार्बनिक खनिज है ना, ये सब इकट्ठे होकर, संघनित होकर क्या बनाएंगे, ह्यूमस बनाएंगे। जो क्या है भाई, एक डार्क गहरे रंग का एमोर्फस पदार्थ है। किस लिए, क्योंकि ये खनिज का संचय करेगा, खनिज का संचय या भंडार कहलाएगा। ऐसे सारे खनिज बिखरे हुए रहेंगे बच्चों। खनिज बन तो गया, अकार्बनिक तत्व बन गए, लेकिन ये अकार्बनिक तत्व ऐसे मृदा में बिखरे रहेंगे तो प्रॉब्लम है। तो वो सब खनिज एक साथ संघनित होंगे, खनिज का एक भंडार तैयार होगा, और खनिज के उस भंडार को अपन क्या कह देंगे, ह्यूमस। तो ये खनिज का संचय और भंडार है, और इस पर सूक्ष्म जीव का प्रभाव भी कम होगा, इस पर सूक्ष्म जीव का प्रभाव भी कम होगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इससे खनिज निकलेंगे। धीरे धीरे इनसे जब खनिज निकलेंगे तो उस खनिजों को कौन यूज कर लेगा, पादप। उस खनिजों का अवशोषण धीरे धीरे कौन करेगा, पादप। तो ह्यूमस से धीरे धीरे खनिज निकलेंगे, मृदा से होते हुए पादप उसका अवशोषण करेंगे, उसे कहेंगे खनिजीकरण। तो खनिजों का धीरे धीरे पादपों द्वारा अवशोषण, इसे हम क्या कह देंगे, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। तो क्या हुआ भाई, हम लोग अपघटन के पद की बात कर रहे हैं। 4 पद अपघटन में अपन ने पढ़े। सबसे पहले क्या था, ये बड़ा खनिज था, ये आपके पास बड़े अपरद थे, अपरद का बड़ा टुकड़ा था एक, बड़े उस अपरद या डेट्रिटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को अपन ने विखंडन या फ्रैगमेंटेशन कहा, जो डेट्रिटिवोर या केचुआ करेगा। उसमें से कुछ अकार्बनिक तत्वों की हानि हो गई, वो नीचे की ओर जाकर अवक्षेपित हो गए, अनुपलब्ध हो गए, उसे अपन ने लीचिंग कह दिया। फिर जीवाणु और कवक की एंजाइम्स ने इस अपरद को, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे अपन ने क्या कह दिया, कैटाबॉलिज्म। फिर ये सारे अकार्बनिक तत्व एक भंडार के रूप में संचित हो गए, भंडार के रूप में संचित हो गए, जिसे अपन ने ह्यूमस कहा।
और फिर इस भंडार से धीरे धीरे क्या निकलते हैं, खनिज, जो पादप के द्वारा अवशोषित होते गए, उसे अपन ने कह दिया खनिजीकरण। और इस तरीके से इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता रहेगा, पोषण चक्रण भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली भाई, अपघटन की प्रक्रिया। अब अपघटन किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तो अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो अब किसकी बात करेंगे भाई, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक आता है ऑक्सीजन। अब हमें पता है ये अपघटन की प्रक्रिया जो है वो जीवाणु और कवक करते हैं, सूक्ष्म जीव, और वो सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, वायवीय। वो सूक्ष्म जीव वायवीय, मतलब अपघटन के लिए ऑक्सीजन यूज करेंगे, इसलिए अपघटन एक वायवीय प्रक्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अपघटन की दर तेज होगी। अगर अवायवीय अवस्था हो, ऑक्सीजन नहीं हो, तो फिर अपघटन नहीं होगा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए अपघटन एक वायवीय प्रक्रिया है, अतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अपघटन की दर तेज होती है। ठीक है, तो पहला कारक जो अपघटन को प्रभावित करेगा वो क्या हो गया, ऑक्सीजन। दूसरा, गर्म और आर्द्रता युक्त वातावरण, है ना। जितना गर्म और आर्द्रता युक्त वातावरण होगा उतना एंजाइम की क्रिया ज्यादा होगी। एंजाइम की क्रिया ज्यादा होगी तो अपघटन की दर भी तेज होगी। अगर वातावरण शुष्क है, ठंडा है, तो ठंडे शुष्क वातावरण में एंजाइम की क्रिया कम हो जाती है, अपघटन की दर भी कम हो जाएगी, है ना। तो आपके पास गर्म आर्द्रता युक्त वातावरण में एंजाइम की क्रिया तेज होगी, इसलिए अपघटन दर भी तेज होगी। और अगर शुष्क और ठंडा वातावरण मिलेगा, शुष्क और ठंडा वातावरण मिलेगा जिसमें एंजाइम की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, एंजाइम की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, तो अपघटन की दर भी धीमी। ठीक है, तो दूसरा हो गया वातावरण। तीसरा कारक है अपघटन पदार्थ की प्रवृत्ति। तीसरा क्या हो गया बच्चों, अपघटन पदार्थ की प्रवृत्ति। मतलब जिस भी पदार्थ का अपघटन हो रहा है, अगर वो सरल शर्करा से या नाइट्रोजन पदार्थ से बना है तो वो बहुत तेजी से अपघटन होगा। और अगर अपघटन पदार्थ जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, काइटिन, लिग्निन, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थों से बन रहा है तो उसको टूटने में समय लगेगा, उसका अपघटन धीमा होगा, है ना। तो यदि मतलब सरल शर्करा अथवा नाइट्रोजन से निर्मित अपघटन पदार्थ है तो उसके कारण अपघटन की दर तेज होगी।
उससे अपघटन की दर क्या होगी? तेज। लेकिन अगर जटिल कार्बनिक पदार्थ से निर्मित है अपघटन, तो उससे अपघटन की दर धीमी होगी। ठीक है भाई, तो आपके पास अपघटन पदार्थ की प्रवृत्ति से क्या हो गया? अगर सरल शक्कर और नाइट्रोजन से बना हुआ है पदार्थ, तो अपघटन दर तो क्या होगी? तेज होगी, बहुत जल्दी जल्दी होगी, आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर जटिल कार्बनिक पदार्थ है, काइटिन लिग्निन से बना हुआ है, जटिल का मतलब उसमें काइटिन है या कोई लिग्निन पदार्थ है, तो उसे टूटने में समय लगेगा, तो अपघटन की दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये 3 प्रमुख कारक हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? तीन प्रमुख कारण हैं जो किसको प्रभावित करेंगे भाई? अपघटन को। वायवीय प्रक्रिया है ऑक्सीजन, वातावरण की अवस्था और अपघटन पदार्थ की प्रवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली भाई? अपघटन की बात कर ली। ठीक है, अब हमारे पास अब एक नई प्रक्रिया आती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, या जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन या जिसे हम कहेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, सक्सेशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। कोई भी पादप समुदाय है बच्चों, मान लीजिए आप कोई भी पादप समुदाय या प्लांट कम्युनिटी की बात करें, तो कोई भी पादप समुदाय की संरचना जो है या पादप समुदाय का जो संगठन है, कोई भी पादप समुदाय की संरचना किस पर निर्भर करेगी? किसी भी पादप समुदाय की संरचना जो है वो वहां के वातावरण पे निर्भर करेगी, है ना? तो किसी भी पादप समुदाय की संरचना जो है वो वातावरण की अवस्थाओं पर निर्भर करती है। वहां पर जल कितनी मात्रा में है, वहां पर तापमान कैसा रहता है, तो वातावरण की अवस्थाओं पर पादप समुदाय की संरचना निर्भर करती है। इसका मतलब अगर वातावरण की अवस्थाओं में परिवर्तन होने लगेगा, जैसे जैसे वातावरण की अवस्थाएं चेंज होंगी, वैसे वैसे पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन आएगा, है ना? अगर पादप समुदाय की संरचना वातावरण पे निर्भर है, तो वातावरण में अगर बदलाव होगा, वातावरण में परिवर्तन आएगा, तो पादप समुदाय की संरचनाओं में भी परिवर्तन आएगा। तो वातावरण में परिवर्तन आने के कारण पादप समुदाय की संरचना और संगठन में जो परिवर्तन देखा जाता है, हां, यह परिवर्तन धीमा होगा, एक क्रमबद्ध तरीके से होगा। बिल्कुल सही होगा, धीमा, सालों लग जाएंगे, वर्षों लग जाते हैं, 50, 100, हजारों साल भी लग सकते हैं। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण पादप समुदाय की संरचना में जो बदलाव या परिवर्तन देखा जाता है, उस धीमे परिवर्तन को ही हम क्या नाम से जानते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब सर, अनुक्रमण में वातावरण बदला तो पादप समुदाय की संरचना बदली, सर जंतुओं की नहीं बदलेगी क्या? सूक्ष्म जीवों की नहीं बदलेगी क्या? अरे भाई, जंतु और सूक्ष्म जीव तो पादपों पर निर्भर हैं। तो पादप की समुदाय की संरचना में अगर परिवर्तन आएगा, पादप समुदाय बदलेंगे, तो उन पर जो निर्भर जंतु और सूक्ष्म जीव हैं वो भी बदलेंगे, है ना? लेकिन पादप समुदाय की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहला बदलाव पादप समुदाय में आएगा
और पादप समुदाय में बदलाव के कारण जंतु और सूक्ष्म जीवों में भी परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या है भाई अनुक्रमण में, लिखें पहले एक एक करके पॉइंट्स। पहला तो पादप समुदाय की संरचना एवं संगठन वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पादप समुदाय की संरचना एवं संगठन वातावरण पर निर्भर करता है। अतः वातावरण में परिवर्तन आने पर, ठीक है, वातावरण में परिवर्तन आने पर पादप समुदाय में भी परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो वातावरण में परिवर्तन आने पर पादप समुदाय में भी परिवर्तन देखा जाता है। इस धीमे ग्रेजुअल पादप समुदाय में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या नाम देते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है भाई, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, समझ आ गया ना? पादप समुदाय की संरचना किस पर निर्भर करती है? वातावरण पर निर्भर करती है। तो वातावरण पे निर्भर करेगी तो वातावरण में परिवर्तन होगा, तो उस कारण पादप समुदाय में भी परिवर्तन देखा जाएगा। और यही पादप समुदाय में जो देखा जाने वाला परिवर्तन है, होने वाला परिवर्तन है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रमण कहेंगे। ठीक है, अब अनुक्रमण में क्या होगा? एक पादप समुदाय होगा सबसे पहले, फिर वातावरण में बदलाव होगा तो नया पादप समुदाय आएगा, फिर वातावरण में परिवर्तन होगा तो फिर नया पादप समुदाय आएगा। इसका मतलब वातावरण में परिवर्तन के कारण पादप समुदाय में भी परिवर्तन आएगा। पादप समुदाय 1, पादप समुदाय 2, पादप समुदाय 3, और ऐसा चलता रहेगा कब तक? अंतिम पादप समुदाय। है ना भाई? तो वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा बच्चों, वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन देखा जाएगा, वैसे वैसे पादप समुदाय में भी परिवर्तन देखा जाएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? जो सबसे पहला पादप समुदाय जो किसी भी वातावरण में आकर स्थापित होता है, पहला पादप समुदाय जो किसी भी वातावरण में आकर स्थापित होता है, उससे अपन पायनियर समुदाय कहते हैं। ठीक है, उसे आप पायनियर समुदाय कह सकते हो या पायनियर कम्युनिटी कह सकते हो। ठीक है, तो पहली पादप समुदाय जो आकर स्थापित होगी किसी भी वातावरण में, उसे कहेंगे पायनियर समुदाय। और अंतिम
अंतिम पादप समुदाय जो स्थापित हो जाती है, और अंतिम है इसका मतलब आगे अब परिवर्तन नहीं होगा। आगे परिवर्तन क्यों नहीं होगा? आगे इसलिए नहीं होगा क्योंकि वातावरण में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सर वातावरण में ज्यादा बदलाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अंतिम पादप समुदाय है वो साम्य अवस्था में रहेगा। अंतिम पादप समुदाय है वो अत्यधिक स्थायी होगा। अत्यधिक स्थायी होगा मतलब वो वातावरण को भी अपने अनुरूप और वातावरण भी उसको अपने अनुरूप ढाल लेगा। तो अंतिम समुदाय जो स्थापित होता है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं या चरम समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो दो नाम आए हैं भाई। देखो जब हम अनुक्रमण पढ़ेंगे तो अनुक्रमण में पहली पादप समुदाय जो आकर स्थापित होगी वो होगी पायनियर समुदाय, और अंतिम पादप समुदाय जो स्थापित हो जाएगी एक अनुक्रमण में वो क्लाइमेक्स। अब ऑब्वियस ही बात है सर, पहला परिवर्तित होकर दूसरा आएगा, दूसरे से तीसरा आएगा। सर अंतिम पादप समुदाय का मतलब क्या है? फिर वातावरण में बदलाव आया तो फिर तो यही तो है, ये जो समुदाय हैं, जो पहला पादप समुदाय है वो सबसे अस्थायी होगा, है ना भाई? वो सबसे अस्थायी है मतलब अनस्टेबल है। जब वो स्टेबल ही नहीं है, अस्थायी है, तो वातावरण में बदलाव होने पर वो भी बदल जाएगा और नया समुदाय आएगा। नया समुदाय नए वातावरण के लिए अनुकूलित होगा, लेकिन वो भी अस्थायी रहेगा। फिर वातावरण में बदलाव आएगा तो नया पादप समुदाय। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा तब तक चलता रहेगा जब एक स्थायी समुदाय आ जाए, एक स्थायी समुदाय जिसमें ज्यादा परिवर्तन ना हो, वातावरण में भी ज्यादा बदलाव होने पर भी उसमें परिवर्तन ना आए, वो अपने आप को ही ढाल ले, तो अनुकूलित कर ले, तो सबसे स्थायी समुदाय को ही क्या कहेंगे? चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, तो लिख ले भाई ये पॉइंट, पायनियर और अंतिम का। तो आपके पास पहला पादप समुदाय जो एक वातावरण में पहले स्थापित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पायनियर समुदाय या पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, ये क्या होगी? इसके लक्षण पायनियर समुदाय के लक्षण जो हैं वो है कम विविधता, बहुत कम स्थायी होगा, कम संख्या में होगा। तो वो कम विविधता दर्शाएगा, कम स्थायी होगा और कम संख्या में होगा। और अंतिम पादप समुदाय जो वातावरण के साथ साम्य अवस्था दर्शाए, और स्थापित हो, उससे हम चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे, है ना? अंतिम पादप समुदाय है ये। अंतिम पादप समुदाय जो वातावरण के साथ साम्य अवस्था दर्शाएगा,
वातावरण के साथ साम्य अवस्था दर्शाकर पूर्ण रूप से स्थापित होगा वो चरम समुदाय। तो चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लक्षण क्या होने चाहिए भाई, है ना? जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है या लक्षण, वो अधिक विविधता दर्शाएगा, इसमें अधिक विविधता होगी, संख्या में भी अधिक होगा और अधिक रूप से स्थायी होगा, अधिक स्थायी यानी स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो अधिक विविधता दर्शाएगा, संख्या में अधिक होगा और अधिक स्थायित्व दर्शाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है भाई, तो अनुक्रमण है, अनुक्रमण में जैसे जैसे वातावरण में बदलाव आएगा वैसे वैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पादप समुदाय भी बदलते रहेंगे। सबसे पहला जो अस्थायी समुदाय आके स्थापित होगा वो पहला पादप समुदाय कहलाएगा, जो अंतिम होगा उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय कहेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो अनुक्रमण है, सुनो, ये जो अनुक्रमण है, मतलब मान लेते हैं मैंने एक समुदाय यहां पर बनाए लिए पादप, मतलब ये मेरे पास अब पायनियर समुदाय है, उसके बाद पादप समुदाय 2, पादप समुदाय 3, और ये चलते रहे, और फिर अंतिम और अंतिम को अब मैं क्या लिख सकता हूं, चरम पादप समुदाय। ये आपके पास एक अनुक्रमण है बच्चों। तो इस पूरे अनुक्रमण को, इस संपूर्ण अनुक्रमण को हम सियर कहते हैं, है ना? ये एक पूरा अनुक्रमण है बच्चों, ये एक पूरा या संपूर्ण अनुक्रमण है जो पायनियर समुदाय से प्रारंभ हो रहा है और पायनियर समुदाय से प्रारंभ होकर चरम समुदाय तक जा रहा है। उसके बीच में कई सारे समुदाय हो सकते हैं, मैंने 2 बनाए हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो भी अपन देखेंगे। बट पायनियर समुदाय से लेकर चरम पादप समुदाय तक जो पूरा एक संपूर्ण अनुक्रमण है उसे हम क्या कहते हैं, एक सियर कहते हैं। और प्रत्येक जो समुदाय हैं, प्रत्येक पादप समुदाय को सीरल स्टेज कहते हैं। 1 सीरल अवस्था, 2 सीरल अवस्था, 3 और ये आखिरी सीरल अवस्था। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने में एक सियर लिखा हुआ है और एक सीरल स्टेज लिखे हुए हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं फर्क क्या है सीरल स्टेज में और सियर में। मान लो एक अनुक्रमण है बच्चों, एक अनुक्रमण में 10 पादप समुदाय थे। एक अनुक्रमण में पहला पायनियर समुदाय आया और फिर अंतिम चरम समुदाय आया। कुल मिलाकर पायनियर से अंतिम चरम समुदाय तक कुल 10 समुदाय थे। तो ये एक अनुक्रमण में हुआ तो एक सियर। एक पूरा अनुक्रमण है इसलिए ये एक सियर कहलाएगा। लेकिन उसमें सीरल स्टेजेस कितने हो गए? 10, क्योंकि जितने पादप समुदाय उस अनुक्रमण में आए, जितने पादप समुदाय उस अनुक्रमण में आए उतने उसमें सीरल स्टेजेस हो गए। मतलब एक एक पादप समुदाय को क्या कहा जाता है? सीरल स्टेज, है ना? एक एक पादप समुदाय को क्या कहा जाता है? सीरल स्टेज। और एक संपूर्ण अनुक्रमण को क्या कहा जाता है? सियर। संपूर्ण अनुक्रमण को क्या कहा जाता है बच्चों? सियर कहा जाता है।
ठीक है। और जैसे जैसे अनुक्रमण हो रहा है, हमने देख लिया, जैसे जैसे ये अनुक्रमण होगा बच्चों, संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, अनुक्रमण के दौरान संख्या में वृद्धि होगी, विविधता में वृद्धि होगी, और स्टेबिलिटी में भी या परिवर्तन आएगा, है ना। ये देखो, ये कम विविध था, कम स्थायी था और कम संख्या में था जो पायनियर समुदाय था, और जो चरम समुदाय था, चरम समुदाय अधिक विविध है, संख्या में भी अधिक है, अधिक स्थायी है। तो जैसे जैसे अनुक्रमण होता है, जैसे जैसे अनुक्रमण चलता है, वैसे वैसे विविधता बढ़ती है, संख्या में वृद्धि होती है और स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है भाई, अनुक्रमण के दौरान हो क्या रहा है। तो अनुक्रमण के दौरान क्या क्या चीजें बच्चों, संख्या में वृद्धि, नंबर यानी संख्या में परिवर्तन या वृद्धि है, विविधता में वृद्धि है, स्टेबिलिटी स्थायी में वृद्धि है। कुल मिला के हर चीज बढ़ ही रही है। जैसे जैसे अनुक्रमण हो रहा है, संख्या, विविधता, स्टेबिलिटी सब बढ़ रही है, हर चीज बढ़ती है। एक चीज घटती है बच्चों, एक चीज घटती है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन, ये घटता है। यानी शुद्ध समुदाय उत्पादकता कम होती है। अब ये कैसे भाई? हां, उत्पादकता मैंने बताया था प्रति क्षेत्रफल होती है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। तो उत्पादन तो बढ़ेगा बच्चों। उत्पादन मतलब जो पहली जाति है वो कम उत्पादन करेगी, जो अंतिम समुदाय है वो ज्यादा उत्पादन करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में वो कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन करेगी, और वो ज्यादा उत्पादन बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में करेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, उस अनुरूप से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ना भाई। मेरे कहने का मतलब है, अगर उदाहरण के तौर पे, फिर इसको मैं बता दूंगा, यहां पर 10 ग्राम उत्पादन है, कितने एरिया में? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पर 1000 ग्राम उत्पादन है 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो उत्पादन तो बढ़ा भाई। जो पहली जाति थी, पहला समुदाय था, वो तो केवल 10 ग्राम उत्पादन कर रहा है। अंतिम समुदाय है वो ज्यादा 1000 ग्राम उत्पादन कर रहा है। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल देखो, यहां पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, वहां पर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल बढ़ गया। इसीलिए अपन कह रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ही अपन ने कहा है कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन घटता है। बाकी तो सब बढ़ ही रहा है, हर चीज बढ़ती है। अनुक्रमण में जीवों की संख्या, क्षेत्रफल, विविधता, स्टेबिलिटी सब बढ़ रही है। सबसे ज्यादा विविध, सबसे ज्यादा जटिल, सबसे ज्यादा स्थायी समुदाय ही कौन सा है? चरम समुदाय। तभी तो इतना सफल होगा, तभी तो साम्य अवस्था में रहेगा वातावरण के साथ, तभी तो उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सब चीज बेहतर है उसमें। केवल क्षेत्रफल के कारण उसका उत्पादकता क्या होगी? कम।
बाकी स्थायित्व ज्यादा, विविधता ज्यादा, हर चीज बेहतर है, बट छोटी सी क्षेत्रफल भी ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो शुद्ध समुदाय उत्पादन है, उत्पादकता, वो घट रही है। ठीक है भाई, चलो फिर अब अनुक्रमण की हम बात करें तो दो प्रकार के अनुक्रमण हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के अनुक्रमण हम पढ़ेंगे बच्चों, सक्सेशन, एक प्राथमिक अनुक्रमण और एक द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है भाई, तो अनुक्रमण में हम दो पढ़ेंगे, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, दो प्रकार के अनुक्रमण हैं। अब सुन लेंगे भाई, दो प्रकार के हैं, क्या मतलब है प्राथमिक और द्वितीयक में? हाँ, एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल है जहां पर पहले कोई जीवन नहीं था। एक ऐसा जमीन है, एक ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर पहले कोई जीवन नहीं था। पहली बार वहां पर कोई पादप समुदाय आकर स्थापित हो रहा है, पहली बार अनुक्रमण प्रारंभ हो रहा है, तो उसे कहेंगे प्राथमिक अनुक्रमण। एक ऐसे क्षेत्र पर अनुक्रमण हो रहा है जहां पर पहले कोई जीवन संभव नहीं था, पहले कोई जीवन या कोई पदार्थ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में अनुक्रमण जहां पर पूर्व में कोई जीवन नहीं था, तो वहां पर अनुक्रमण क्या कहलाएगा? प्राथमिक। फिर ऐसे क्षेत्र में अनुक्रमण जहां पर पहले जीवन था लेकिन नष्ट हो गया। एक जंगल था पहले, लेकिन जंगल में आग लग गई तो पूरा जंगल नष्ट हो गया। पूरा जंगल नष्ट होने के बाद उसमें वापस से अनुक्रमण प्रारंभ हुआ, तो द्वितीयक अनुक्रमण। एक गांव था, बाढ़ में पूरा बह गया, पूरा गांव नष्ट हो गया बाढ़ में, फिर उसमें वापस अनुक्रमण प्रारंभ हुआ, तो वो किसका उदाहरण? द्वितीयक अनुक्रमण। तो ऐसे क्षेत्र में अनुक्रमण जहां पूर्व में जीवन उपस्थित था, है ना? तो ऐसे क्षेत्र में अनुक्रमण जहां पर पूर्व में जीवन उपस्थित था, वो है द्वितीयक अनुक्रमण। अब यहां पर पूर्व में कोई जीवन ही नहीं था, तो किसी प्रकार की मृदा, किसी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा। कोई मृदा या कार्बनिक पदार्थ नहीं होता, है ना? कोई मृदा या कार्बनिक पदार्थ नहीं है। द्वितीयक अनुक्रमण में कुछ मृदा या कार्बनिक पदार्थ उपस्थित, है ना? कुछ मृदा या कुछ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होगा किसमें? द्वितीयक अनुक्रमण में। ठीक है, फिर तीसरी चीज, अब यहां पर कोई मृदा या कार्बनिक पदार्थ है ही नहीं, तो पहले मृदा का निर्माण होगा, फिर अनुक्रमण प्रारंभ होगा। यह अत्यधिक धीमा होगा, अत्यधिक धीमा होगा, स्लो।
और यहां पर कुछ कार्बनिक पदार्थ पहले से हैं, कुछ मृदा पहले से बनी हुई है, तो तुलनात्मक रूप से इससे तेज होगा। तो ये जो है वो प्राथमिक अनुक्रमण से तेज होगा, है ना भाई। प्राथमिक अनुक्रमण से तेज क्यों होगा? क्योंकि इसमें शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही कुछ मृदा या कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे। लेकिन प्राथमिक अनुक्रमण में तो कोई मृदा या कार्बनिक पदार्थ पहले से है ही नहीं, इसलिए वो अत्यधिक धीमा होगा, क्योंकि उसमें पहले मृदा का निर्माण होगा। अब उदाहरण, सारा खेल ही भाई उदाहरण का है। कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, एक नग्न चट्टान है, चट्टान पर पहली बार अनुक्रमण हो रहा है। तो नग्न चट्टान पर अनुक्रमण होना, ठंडे हुए लावा पर अगर अनुक्रमण होगा, कोई नया सरोवर है, इन सब पर अनुक्रमण क्या कहलाएगा? प्राथमिक अनुक्रमण, है ना। कोई नग्न चट्टान है, उस पर ठंडा लावा है, उस पर अनुक्रमण हो गया, नया सरोवर है, पहली बार जब अनुक्रमण हो रहा है, पहली बार कोई समुदाय स्थापित होगा, तो वो प्राथमिक है। ठीक है। फिर आग से नष्ट हुआ वन, अबैंडन, बंद हो चुके खेत, इन पर जो अनुक्रमण होगा वो कैसा होगा? द्वितीयक अनुक्रमण, है ना। किसी आग से कोई वन नष्ट हो गया था, अब उस पर वापस अनुक्रमण चालू होगा। कोई खेत थे जो बंद हो चुके थे, अबैंडन थे, उन पर वापस अनुक्रमण प्रारंभ होगा। तो पहले से इन पे जीवन उपस्थित था ना, तो पहले इन पर जीवन उपस्थित था, अब इन पर वापस अनुक्रमण होगा, तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो प्रकार के अनुक्रमण हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अनुक्रमण के लक्षण और द्वितीयक अनुक्रमण के लक्षण हमने देख लिए हैं। ठीक है। जहां पर पूर्व में कोई जीवन ना हो, जिसमें पहले से कोई मृदा या कार्बनिक पदार्थ ना हो, जो अत्यधिक धीमा हो, वो है प्राथमिक अनुक्रमण। जहां पर अनुक्रमण पूर्व में जीवन उपस्थित हो, जहां पर इसलिए पहले कुछ मृदा कार्बनिक पदार्थ मिलते हो, और जो इससे तेज होगा उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तो हमने यहां तक किया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अनुक्रमण के पदों की बात करेंगे। हाँ, एक नग्न चट्टान पर अनुक्रमण हम पढ़ेंगे और जल में अनुक्रमण पढ़ेंगे। तो नग्न चट्टान और जल में अनुक्रमण किस प्रकार होता है, वो हम उदाहरण समेत अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।